हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 5 वुमेन एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क? एक्सप्लेन इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है और कैसे टेक्नोलॉजी ने इसमें बदलाव लाए हैं। हमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है कि महिलाओं के काम में किस तरह से टेक्नोलॉजी का असर हुआ है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ऐसे कामों में जुड़ रही हैं जो पहले या तो पुरुषों के लिए माने जाते थे या घर के अंदर के अनपेड काम होते थे। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ बदला है, जिससे महिलाओं का काम और उनके काम के स्थान में नए तरीके से बदलाव आया है। इस आंसर में हम ये देखेंगे कि ये टर्म क्या है और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या योगदान है। मेन बॉडी। 1. फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब। इसका मतलब है कि महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है कई तरह के इकोनॉमिक सेक्टर्स में, खासकर लो पेड और इनसिक्योर जॉब्स में। बहुत सारे काम जैसे होम बेस्ड, पार्ट टाइम या इनफॉर्मल जॉब्स में महिलाओं का प्रवाह बढ़ गया है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी सेक्टर में ज्यादा महिलाएं आती है तो उस काम की इज्जत और पैसा दोनों कम हो जाता है। 2. टेक्नोलॉजी का योगदान। टेक्नोलॉजी ने नए काम के मौके दिए हैं, जैसे टेलीमार्केटिंग, डेटा एंट्री, स्टिचिंग यूनिट्स और गिग जॉब्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे मीशो और अमेज़न ने घर से छोटी बिजनेसेस शुरू करने का चांस दिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने कुछ पुराने जॉब्स जैसे खेती या हाथ के कामों को भी खत्म किया है। एग्जाम्पल, रूरल एरियाज में महिलाएं अब ज्यादा फैक्ट्री जॉब्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़ा इंडस्ट्री में जा रही हैं ऑटोमेशन के वजह से। IT और BPO सेक्टर्स में अबन महिलाएं कॉल सेंटर्स या कोडिंग जॉब्स में जा रही है। 3. टेक्नोलॉजी का वर्क कंडीशंस पर असर। पॉजिटिव पॉइंट्स। घर से काम करने का मौका मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनेट और फोन से नए आइडियाज और कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं। ई-कॉमर्स और डिजिटल पैसे के ऑप्शन से महिला एंटरप्रेन्योर बन सकती है। नेगेटिव पॉइंट्स। बहुत से काम इनफॉर्मल हो गए हैं, ना जॉब सिक्योरिटी, ना हेल्थ बेनिफिट्स। सर्वेलेंस टूल से काम करने की आज़ादी कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सबके पास नहीं होती। 4. चैलेंजेस और समस्याएं। फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब एम्पावरमेंट नहीं होता, काम की क्वालिटी लो होती है और सैलरी भी कम। टेक्नोलॉजी खुद भी जेंडर बायस्ड हो सकती है, डिजाइन और उस दोनों में। रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइसेस की कमी और डिजिटल लिटरेसी काफी बड़ी रुकावट है। थियरी। सिल्विया वाल्बी के पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म के थियरी से हम समझ सकते हैं कि नए काम भी कई बार महिलाओं का शोषण करते हैं। कंक्लूजन। फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रोसेस है जो टेक्नोलॉजी से काफी इन्फ्लुएंस हुआ है। जहां एक तरफ नए काम के मौके मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस भी आए हैं। अगर हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी सच में महिलाओं के लिए एम्पावरिंग हो, तो डिजिटल एक्सेस, फेयर पे और सेफ वर्क एनवायरनमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Write a note on the role of grassroots organization for women's empowerment and development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है और कैसे ये महिलाओं के एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट में मदद करती है। हमें इनकी फंक्शनिंग, इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट को एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज के साथ समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस यानी GRO वो छोटी, कम्युनिटी बेस्ड संस्थाएं होती हैं जो लोकल लेवल पर लोगों के साथ काम करती हैं, खासकर महिलाओं के लिए। ये संस्थाएं महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुधारने में मदद करती है। पाउलो फ्रायर जैसे सोचने वाले थिंकर्स ने हमेशा बॉटम अप अप्रोच पर जोर दिया है, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के काम से मैच करता है। मेन बॉडी। 1. ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस का अर्थ और फीचर्स। GRO आमतौर पर लोकल या विलेज लेवल पर काम करने वाली संस्थाएं होती हैं जो समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ये समस्याओं का हल अंदर से निकलती है,
किसी बाहरी मॉडल को फोर्स नहीं करती। इनका काम इंक्लूसिव, लॉन्ग टर्म और पार्टिसिपेटरी होता है। एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG, जैसे कि महिला बचत समूहों में महिलाएं मिलकर पैसा जोड़ती हैं और अपना बिजनेस शुरू करती है। 2. आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान। GRO महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग, छोटी फंडिंग और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मदद करती है। टेलरिंग, पापड़ बनाने, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे काम से महिलाएं अपना गुजारा कर पाती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी से महिलाओं में बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट का ज्ञान बढ़ता है। केस स्टडी, सेवा गुजरात की महिलाओं को ट्रेनिंग और फेयर वेजेस दिलाने में काफी सफल रही है। 3. राजनीतिक और कानूनी जागरूकता। GRO महिलाओं को उनके अधिकारों जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ और पंचायत रिजर्वेशन के बारे में जानकारी देती है। महिलाओं को पंचायती राज में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। लीडरशिप ट्रेनिंग से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। एग्जाम्पल, महिला समाख्या प्रोग्राम ने कई स्टेट्स में महिलाओं की लीडरशिप को प्रमोट किया। 4. स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार। हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन जैसे टॉपिक्स पर कैंपेन्स चलाए जाते हैं। बेटी की पढ़ाई और स्कूल ड्रॉपआउट रोकने के लिए फैमिली और स्कूल दोनों से कांटेक्ट रखा जाता है। चाइल्ड मैरिज, दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे टॉपिक्स पर काउंसलिंग और अवेयरनेस होती है। एग्जाम्पल, CINI जैसे NGO लड़कियों के लिए हेल्थ और एजुकेशन पर काम करते हैं। कंक्लूजन, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड लेवल पर बदलाव लेने वाली रियल पावर है। इनके थ्रू महिलाएं न सिर्फ पैसा कमाना सीखती हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी। आज के समय में ऐसी संस्थाओं को और स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है ताकि असली डेवलपमेंट हर कोना तक पहुंच सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Critically evaluate the constraints of participatory development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के रास्ते में क्या क्या रुकावटें या चैलेंजेस होते हैं। हमें ये देखना है कि आइडियल पार्टिसिपेशन और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में क्या फर्क है और कौन से सोशल, इकोनॉमिक या इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ा डालते हैं, स्पेशली जब बात महिलाओं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मतलब होता है जब लोकल कम्युनिटी अपने एरिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली शामिल होती है, प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक। पाउलो फ्रायर और रॉबर्ट चैम्बर्स जैसे सोचने वालों ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो असली पार्टिसिपेशन को मुश्किल बना देते हैं। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। टॉप डाउन अप्रोच। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऊपर से बनाए जाते हैं बिना लोकल लोगों की नीड समझे। इससे असली पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता। इंस्टीट्यूशंस का रिजिड होना। लोकल नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस फ्लेक्सिबल नहीं होते। डिसेंट्रलाइजेशन की कमी। पावर ग्रासरूट्स लेवल तक नहीं पहुंचती, इस वजह से डिसीजन मेकिंग भी लिमिटेड होती है। 2. सोशल और कल्चरल कंस्ट्रेंट्स। जेंडर रोल्स और कास्ट इश्यूज। रूरल एरियाज में वीमेन, दलित और माइनॉरिटीज को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। लैक ऑफ अवेयरनेस। कई बार लोगों को स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता ड्यू टू एजुकेशन की कमी। टोकनिज्म। पार्टिसिपेशन के नाम पर सिर्फ प्रेजेंस होती है, असली पावर नहीं दी जाती मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। 3. इकोनॉमिक लिमिटेशंस। रोजगार की चिंता। गरीब लोगों के लिए डेली वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से वो मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेते। अनइक्वल रिसोर्सेज। जिसके पास पैसा या जमीन होती है वही ज्यादा सुना जाता है। फंडिंग की कमी। प्रॉपर ट्रेनिंग और अवेयरनेस के बिना लोग टेक्निकल प्लानिंग में पार्ट नहीं ले पाते। 4. इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ट्रेन्ड फैसिलिटेटर्स की कमी। जो लोग कम्युनिटी को गाइड करते हैं वो कभी कभी मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को स्पेस नहीं देते। समय की कमी। पार्टिसिपेशन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट करने का प्रेशर होता है। मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम। पार्टिसिपेशन को मेजर करना मुश्किल होता है और कई बार सिर्फ अटेंडेंस को ही सक्सेस समझा जाता है। 5. एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। वाटरशेड प्रोजेक्ट्स। कुछ जगहों पर ये सक्सेसफुल हुए जब विमेन एक्टिवली इन्वॉल्व थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG। इनके थ्रू विमेन फाइनेंशियली और सोशली एम्पावर होती है, लेकिन सपोर्ट बैंड होने पर चैलेंज होता है। ग्राम सभास।
डेमोक्रेटिक फोरम्स होने के बावजूद कई बार ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाते हैं या लोकल लीडर्स डोमिनेट करते हैं। कंक्लूजन, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग मॉडल हो सकता है, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक इश्यूज और इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स। अगर हमें इस अप्रोच को सक्सेसफुल बनाना है, तो सिस्टमिक रिफॉर्म्स, अवेयरनेस और लोकल एम्पावरमेंट जरूरी है। तभी असली और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन पॉसिबल होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, हाउ वॉज द कंसर्न फॉर वुमेन्स वेलफेयर रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज 5-year प्लान्स? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत की 5-year प्लान्स में महिलाओं के कल्याण के प्रति किस तरह से ध्यान दिया गया। हमें बताना है कि अलग अलग प्लानिंग पीरियड्स में वीमेन सेंट्रिक पॉलिसीज, स्कीम्स और इनिशिएटिव्स कैसे बदले और इवॉल्व हुए। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत में 5-year प्लान्स को इंडिपेंडेंस के बाद देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए शुरू किया गया था। शुरुआती प्लान्स में महिलाओं को वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिशियरी के रूप में देखा गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें डेवलपमेंट के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में माना जाने लगा। इस आंसर में हम देखेंगे कि कैसे हर प्लान में वुमेन्स वेलफेयर को इंक्लूड किया गया। मेन बॉडी। 1. फर्स्ट से 5th प्लान तक। वेलफेयर बेस्ड अप्रोच। फर्स्ट प्लान 1951 to 56 में मेनली महिलाओं की हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया गया। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का गठन हुआ जो एनजीओ के जरिए महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती थी। सेकंड प्लान में वुमेन्स एजुकेशन और मैटरनिटी केयर पर जोर दिया गया। थर्ड और फोर्थ प्लान्स में भी महिलाओं का जिक्र था, लेकिन अभी भी ये वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से था। फिफ्थ प्लान 1974 to 79 में एक मेजर चेंज आया जब वुमेन्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बनाया गया। यह कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974 के सजेशन के बाद हुआ। 2. 6th से 9th प्लान्स तक। डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट पर फोकस। 6th प्लान 1980 to 85 में पहली बार एक अलग चैप्टर वुमेन एंड डेवलपमेंट के नाम से इंक्लूड किया गया। इसमें महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर जोर था। 7th प्लान 1985 to 90 में वीमेन को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लाने के लिए सटिप जैसे प्रोग्राम्स लाए गए। 8th प्लान 1992 to 97 में एम्पावरमेंट सेंट्रल थीम थी। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल ट्रेनिंग पर फोकस रहा। 9th प्लान 1997 to 2002 में विमेन्स कॉम्पोनेंट प्लान लाया गया जिसमें हर सेक्टर से 30% फंड्स विमेन डेवलपमेंट के लिए रिजर्व किए गए। 3. 10th से 12th प्लान्स तक। जेंडर कंसर्न्स का मेन स्ट्रीमिंग। 10th प्लान 2002 to 7 में राइट्स बेस्ड अप्रोच लिया गया और जेंडर बजटिंग पर फोकस किया गया। 11th प्लान 2007 to 12 में इंक्लूसिव ग्रोथ के जरिए महिलाओं के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। 12th प्लान 2012 to 17 में वुमेन्स सेफ्टी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और इकोनॉमिक इंक्लूजन जैसे टॉपिक्स पर पॉलिसी बनाई गई। 4. इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। महिला समाख्या प्रोग्राम रूरल वीमेन को एजुकेशन और अवेयरनेस देने के लिए लॉन्च किया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 बनाई गई ताकि लीगल और पॉलिसी सेफगार्ड्स को मॉनिटर किया जा सके। SHGS और माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स के जरिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का गोल अचीव किया गया। जेंडर बजटिंग सेल्स भी मिनिस्ट्रीज में बनाए गए ताकि रिसोर्स एलोकेशन ट्रैक किया जा सके। कंक्लूजन, इंडिया के 5-year प्लान्स ने एक बड़ा सफर तय किया है, वेलफेयर मॉडल से लेकर एम्पावरमेंट और राइट्स बेस्ड अप्रोच तक। इन प्लान्स ने महिलाओं को सिर्फ हेल्प लेने वाली नहीं, बल्कि डेवलपमेंट की डायरेक्शन देने वाली शक्ति के रूप में देखा। आज के जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस के फाउंडेशन यही प्लान्स ने रखे हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।